बांग्लादेश के हालात पर भारत समेत पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त लगातार बनी हुई है। वहाँ अब केयरटेकर सरकार बन चुकी है और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस उसका नेतृत्व कर रहे हैं एज चीफ एडवाइज़र, जो ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हैं, नोबेल लॉरियाट हैं। तमाम हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पिनाक चक्रवर्ती जुड़े हैं, जो कि भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, ढाका में पूर्व राजनयिक हैं। पिनाक जी, पिछले 2 दिनों में जब से इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, अंतरिम सरकार बनी है, आपको हालात में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है इस वक्त जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हैं ढाका के अंदर से? नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि हालात शायद बहुत ही धीमी गति से सुधर रहा हो, पर हालात अभी अच्छे नहीं हैं क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से मुझे फ़ोन कर रहे हैं या फिर मैसेजेस भेज रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं और कुछ लोग भाग गए हैं अपने घरों से। कई हिंदू लोग हमारे बॉर्डर पर काफ़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, हमें भारत में आप पनाह दीजिए। तो इस तरह का हालात है क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ ये हो गई है कि जो पुलिस की जो फोर्सेस हैं वो सब भाग गए हैं। कोई भी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाला नहीं है और उनकी जो हथियार हैं वो सब लूट हो गए हैं। अब उसका जो अब सिक्योरिटी कौन देगा? देश में तो एक पुलिस फोर्सेस ही दे सकती हैं, कुछ और फोर्सेस उनके हैं, रैब है, बीजीबी वगैरह है, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं, पर आर्मी ने खास कुछ नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ टहल मतलब चलाया है, पेट्रोलिंग की है, पर उन्होंने कुछ खास मतलब वो डे टू डे जो पुलिसिंग होता है और वो उनके बस का भी नहीं है, वो दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। सो ये है अभी फ़िलहाल हालत। प्रोफेसर यूनुस के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे हमें, क्योंकि एक तो उनकी निजी काफ़ी राइवलरी एक तरीके से रही है शेख हसीना के साथ में। शेख हसीना ने उन पर काफ़ी सारे चार्जेस लगाए थे, जिसको लेकर काफ़ी जो विश्व मंच के नेता हैं, बराक ओबामा सरीके, उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। क्या आपको लग रहा है कि जो इंटरिम कैबिनेट बनाई गई है और उसमें 2 यूथ लीडर्स को भी लिया गया है, स्टूडेंट्स को, जो 26 साल के युवा हैं, क्या इसका एजेंडा इस वक्त आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा है, सकारात्मक नज़र आ रहा है, या ये डर है कि कहीं कोई विच हंट वाली पॉलिटिक्स के आधार पर जो है आगे एजेंडा ना बने सरकार की? देखिए, कुछ विच हंट तो होगा क्योंकि जिस तरह का माहौल बना था, जिस तरह का आक्रोश मतलब उभर के आया रास्ते में, मुझे तो लगता है। पर जो स्टूडेंट लीडर हैं वो एपॉलिटिकल हैं और वो थोड़ा सा, और उनकी बात काफ़ी सुन रहे हैं लोग, प्रोफेसर यूनुस भी सुन रहे हैं। इनफैक्ट उन्हीं की आवाज़ जब उन्होंने उठाई कि प्रोफेसर यूनुस को बनाया जाए इंटरिम जो एडवाइज़र हैं, चीफ एडवाइज़र, तो लोग मान गए, मतलब आर्मी मान गई, बाकी लोग सब मान गए। तो ये मुझे लगता है कि उनका जो वॉइस है वो काफ़ी मतलब उसका दबदबा रहेगा उनका इस इंटरिम गवर्नमेंट में। इंटरिम गवर्नमेंट मैं कहूँगा, देखिए प्रोफेसर यूनुस तो जाने माने व्यक्ति हैं, नोबेल लॉरियट हैं, पर उनका वो पिछली बार जब मैं हाई कमिश्नर था 2007 से, तब भी ऐसा एक माहौल बना था। तब आर्मी आई थी, उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट बनाया और फिर उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को बोला कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। उन्होंने बनाई भी क्योंकि वो आर्मी का एक लक्ष्य ये था कि ये दोनों जो नेत्री हैं, बेगम हैं, जिनको हम बोलते हैं बेगम, जो शेख हसीना खालिदा, कि ये दोनों ने जिस तरह का माहौल पॉलिटिकल बनाया है, इन दोनों को पॉलिटिक्स से विदा लेनी चाहिए। तो उसको कहते थे वो -2 फार्मूला। तो उन्होंने कोशिश की पर वो बात बनी नहीं। इतना आसान नहीं है 2 बड़े लीडर को बोलना कि आप पॉलिटिक्स से हट जाइए या ऐसा कुछ। तो उन्होंने प्रोफेसर यूनुस को कोशिश किया उनको पुश करने के लिए कि वो आप पॉलिटिकल रोल लीजिए। वो बात भी बनी नहीं क्योंकि इतना आसान नहीं है कि ओवरनाइट एक पॉलिटिकल पार्टी बना दे। और प्रोफेसर यूनुस तो कभी पॉलिटिक्स में थे ही नहीं ना उससे पहले, तो अचानक उनको बोलना कि आप पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन जाइए। तो वो एनीवे जो 2007 में जो ये था, उससे जो ये जो कटुता जो आई है इनके बीच में, हसीना जी के और यूनुस जी के बीच में, वो तब से शुरुआत हुई थी। हसीना जी ने सोचा कि ये यूनुस का ही शायद प्लान था, शायद गलत सोचा, जो भी सोचा, पर उसके बाद से वो बिटरनेस शुरू हो गया। जब हसीना जी वापस आई पावर में तो उन्होंने इनके खिलाफ कई सारे केसेस ठोक दिए,
लेबर लॉज के अंडर, क्योंकि इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ जगह गलतियां या खामियां ज़रूर होगी, जो इन्होंने बोला कि चलो इनको तंग करने के लिए केसेस बहुत सारे, मेरे ख्याल 200 से ज़्यादा केसेस उसकी वजह से हसीना के ताल्लुक जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर लोग एक्स प्रेसिडेंट्स वगैरह या तो उनके साथ भी वो बिगड़ गए ताल्लुक अमेरिकन के साथ, बिकॉज अमेरिकन इनको सपोर्ट करते थे और अब तो अमेरिकन ऑफ कोर्स खुश होना चाहिए उनको। तो ये तो कंस्पिरेसी थियरीज भी आ रही है लगातार इसे लेकर, लेकिन जैसा उस वक्त -2 फॉर्मूला की आप बात कर रहे थे, इस वक्त एक -1 सा नज़र आ रहा है। पता नहीं शेख हसीना लौट पाएंगे या नहीं। उनके बेटे यादव जो अमेरिका में हैं, वो लगातार जो इंडियन टीवी चैनल उससे बात कर रहे हैं, उसमें वो 2 चीज़ों की दावा कर रहे हैं। एक कि शेख हसीना ने किसी और तीसरे मुल्क में, वो फिनलैंड हो, यूके हो, अभी असाइलम नहीं मांगा है, वहाँ के लिए शरण नहीं मांगा है। और दूसरा ये कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि शेख हसीना वापस नहीं जाएंगी और ये उनके अध्याय का खात्मा हो गया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी हालात बनते हैं वो कोशिश करेंगी, चाहेंगी कि वो वापस जा सकें। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश क्या एक पोस्ट शेख हसीना, पोस्ट खालिदा जिया इरा में है? खालिदा जिया हाउस अरेस्ट से नज़रबंद थी, वो वहाँ से रिहा हो गई हैं, लेकिन उनकी भी एज की प्रॉब्लम्स हैं। क्या ये एक पोस्ट बेगम्स वाली इरा है बांग्लादेश में? अब इस पे स्पेकुलेशन करना तो मुश्किल है, पर जॉय जो उनके बेटे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो उन्होंने 2 तरह की बातें की हैं। पहली बार तो उन्होंने एक बार बोला कि अब वो वापस नहीं जाएंगी, उनका पॉलिटिकल का उन्होंने बोला कि अब मैं पॉलिटिक्स नहीं करूँगी। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं जा सकती हैं, शायद माहौल अगर बने तो शायद वापस भी चली जाए। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स उनसे आए हैं, अब क्या होगा आगे देखना है। बट आपका जो प्रश्न है कि क्या ये पोस्ट हसीना या पोस्ट बेगम जो है, 2 पावरफुल जो थे प्रधानमंत्री थे, वो एरा शुरू हो गया है। देखिए, खालिदा जिया जी करप्शन के केस में जेल में थी, फिर उनको मेडिकल बेसिस पे उनको रिहा किया गया, फिर वो हाउस अरेस्ट में थी, अपना का मेडिकल, वो बीमार है, उनके बस का अब फुल टाइम पॉलिटिक्स करना मुश्किल है। इसलिए उनका जो लड़का है तारिक रहमान, जो 2007 में जब केयरटेकर गवर्नमेंट आया, आर्मी आया, तब उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ, तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया और फिर उन्होंने बोला कि या तो आप जेल में रहिए या आप बाहर चले जाइए, एग्ज़ाइल में चले जाइए। तो उन्होंने एग्ज़ाइल लेके फिर वो लंदन चले गए और तब से वहीं से हैं और वहीं से अपना जो चलाना है, जो भी करना है, पार्टी का काम करवाते हैं। तो ये है सिचुएशन। मैं कहूँगा कि ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है, अगर इनका दबदबा बढ़े, पता नहीं, मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि स्टूडेंट लोग शायद अपनी पार्टी बना लें। तो यानी वो फोर्स जो है, वो अगर अभी इस माहौल में वो जीतने के काबिल हो सकती है, सरकार बना सकती है, अगर जल्दी इलेक्शन हो। 6 महीने तक अगर हो जाए। हाँ, अगर नहीं, तो 2 साल लग गए थे। 2 साल लगे थे, हाँ 2 साल लगे थे। इस बार पता नहीं, वो कह रहे हैं कि इमीडिएटली तो मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा कोई नहीं जानता। तो वो चलाएंगे सरकार, फिर बाद में बातचीत होगी। अब स्टूडेंट लोग अगर डिमांड करें कि नहीं, अब आप 1 साल हो गया, आप इलेक्शन कराइए या जो भी है, तो उसमें ये हो सकता है। सो एक बदलाव तो ज़रूर आएगा। सर, जो आखिरी 2 सवाल पूछना चाहूँगी, एक जो वहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यादव उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि बांग्लादेश के लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ पर अपनी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें, हिंदूज़ का उन्होंने जिक्र किया स्पेसिफिकली। और ये खबरें भी आ रही हैं कि BSF जो है बार बार टुकड़ियों को लौटा रहा है बांग्लादेश से। काफ़ी सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ या रेफ्यूजीज़ जो आना चाह रहे हैं भारत के बॉर्डर्स पर। लंबा सा हमारा 4000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है। बेनियापोल, पेट्रापोल बॉर्डर इलाके में खास करके ज़्यादातर क्राउड्स आ रहे हैं जिनको लौटाया जा रहा है। क्या पिछले 2-3 दिन में जो अपील्स गई हैं, खालिदा जिया ने भी अपील किया कि ये नहीं होना चाहिए, टारगेट नहीं करना चाहिए, प्रोफेसर यूनुस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, थोड़ा कुछ असर पड़ रहा है इसका? नॉट जस्ट इन ढाका, लेकिन ढाका के बाहर, आप सिलहेट, खुलना की अगर हम बात करें, जहां ज़्यादातर खबरें आई हैं हिंदूज़ और माइनॉरिटीज़ के टारगेट होने की। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि हिंदूज़ को हमेशा टारगेट किया जाता है इन देशों में। पाकिस्तान की तो बात छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे तो सबको मार काट के भगा दिया है, पर बांग्लादेश में तो फिर भी 9% थे। तो पर बांग्लादेश में जब भी माहौल बिगड़ता है और जो
लॉ एंड ऑर्डर जब ख़राब होता है तो हिंदू टारगेट बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो जिनकी सोच ऐसी है कि हिंदुओं को यहाँ से भगा दो। मैंने सुना है कि जब मैं वहाँ था तो कई आके मुझे बोलते थे कि हमें सुनना पड़ता है कि आप यहाँ क्यों रहते हो, आप अपने देश में चले जाओ। मतलब उनके दिमाग में ये है कि हिंदुओं का देश इंडिया है, वो हमारे लोग नहीं हैं। ये वो जो एक मानसिकता है, वो जो मतलब पार्टीशन का जो मानसिकता है, मुस्लिम लीग की मानसिकता है कि हम इस्लामिक है इसलिए हम या तो कन्वर्ट कर जाओ, मुस्लिम बन जाओ, फिर ठीक है, फिर तो आप रह सकते हो, या फिर आप चले जाओ। तो इसमें जो ये माहौल रहा है, मैं समझता हूँ कि सारे गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि मतलब सिक्योरिटी दिया जाए, मतलब एक माहौल क्रिएट किया जाए, पर ये मानसिकता नहीं गई है। और ये मानसिकता है जो जमात-ए इस्लामी है, हिफाजतुल इस्लाम है, जो कट्टरपंथी जितने भी हैं, जो समझते हैं कि अब जमात-ए इस्लाम ने तो एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था कि बांग्लादेश ना बने, याद होगा आपको 1971 में। तो वो तो पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं अभी भी, और हिफाजतुल इस्लाम वगैरह वो प्रेरित हैं इस्लाम से। वो चाहते हैं बांग्लादेश एक पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बने जहाँ पे शरिया का मतलब कानून लागू हो। इस तरह के विचारधारा हैं वो। पर बांग्लादेश तो सेकुलर नेशन से बना था, अब भी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं। अब सेकुलरिज्म कितना गंभीर है, कितना डीप है, ये तो खैर डिबेटेबल है, पर ये है सिचुएशन वहाँ पे। और हिंदुओं को एक और जो रीज़न है जिससे वो भगाया जाता है कि उनकी प्रॉपर्टी हड़प लें, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन किल्लत बहुत है। लोग कहते हैं कि चलो इनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, इनका थोड़ा बहुत ज़मीन जो भी है इसको हम ले लेते हैं, हम एंजॉय करेंगे, इनको भगा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमेशा एक इंसेंटिव रहा है इस तरह के लोगों के लिए जिनकी विचारधारा के बारे में मैंने आपसे बात करी। सर, क्या आपको लगता है कि एक भारत जो स्टैंड्स ले रहा है और आज लेख लिखे जा रहे हैं अखबारों में जहां बीजेपी आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए और उसको लेकर आलोचना हो रही है कि आज की भारत में जो हालात है, जहां बार बार आप अपने मुस्लिम सिटीजन से सर्टिफिकेट मांगते हैं, मॉब लिंचिंग जैसे वाक़ये होते हैं, इंडिया में हिंदू राष्ट्र की बातें होती हैं, हेट सभाएं होती हैं, क्या इसकी भी एक पॉलिटिक्स का ब्लोबैक असर देखने को मिलता है कि भाई अगर आप लार्जर पार्टनर इन द नेबरहुड है, लेकिन आपके देश के अंदर भी आज इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति लगातार कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं किसी और देश को सरमनाइज करने के लिए कि आप वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का आप क्या कर रहे हैं? क्या इसको लेकर भारत में और दूसरी बात है जो एक पॉलिटिकल ट्रेंड चल पड़ा है कि जहाँ कोई भी प्रोटेस्ट शुरू हो, लोगों की मूवमेंट शुरू हो, उस पर हम एक लेबल लगाते हैं कि भाई अगर किसान कर रहे हैं तो ये खालिस्तानी ही होंगे, अगर कोई मुस्लिम कर रहे हैं तो ये इस्लामिक। ये बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ उसको भारत की तरफ से एक तरीके से रिफ्यूज़ल है टू एक्सेप्ट कि ये पीपल्स मूवमेंट है। हम लगातार उसमें लेबल चिपका रहे हैं। हो सकता है देयर आर एलिमेंट्स हु आर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल वाटर्स, बट जेन्युइनली ये पीपल्स मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर भी शायद बांग्लादेश के लोगों में काफ़ी गुस्सा है भारत को लेकर। देखिए, सरकार ने जो कहा है कि भाई ये आपका इंटरनल मैटर है, उस पर प्रोफेसर यूनुस की भी टिप्पणी आई थी कि मैं बड़ा दुखित हूँ कि भारत ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है। अरे हम अगर इंटरनल मैटर कहें फिर भी उनको परेशानी है, अगर हम कहें कि हम आ जाएं आपको हेल्प करने के लिए फिर कहेंगे कि आप हमारे इंटरनल मैटर में क्यों घुस रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल से उनका जो है वो, जब उनका जो विचारधारा है उसको समझना चाहिए हमको कि वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम सॉवरन हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिया से अच्छा रिश्ता हमको रखना है, पर वो ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि बस इंडिया में हम हमारा कुछ हक इंडिया पर भी है। ये बड़ा अजीब सी मानसिकता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेशी रहना चाहते हैं और इंडियन भी बनना चाहते हैं कुछ लोग कि हमारे यहाँ भी हमारा हक हो कुछ। मुझे कई बार बांग्लादेशियों ने कहा कि हमको आप नेपाली और भूटानीज की तरह क्यों नहीं सुविधा देते हैं आने जाने का, ये जो भी है। तो मैंने कहा अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। तो मैंने कहा भाई देखो, जो जिस तरह से माहौल हुआ है, पार्टीशन हुआ वगैरह, तो ये तो देना मुश्किल हो जाएगा ना कि आपको हम कैसे ट्रीट कर लें। जैसे नेपाली हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते अलग हैं, आपकी पॉलिटिक्स अलग है, तो इसलिए जो बॉर्डर बना है वो तो बॉर्डर ही है ना। क्या बॉर्डर को नहीं मानते हैं? कहते नहीं बॉर्डर तो हम मानते हैं,
पर बॉर्डर वो होना चाहिए कि पोरस होना चाहिए, हम आना जाना कर सके। ये उनकी एक मानसिकता है, इसमें तो पक्की बात है ये। और इधर जो अब देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिक्स जो होता है उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। लेकिन वो डिप्लोमैट्स की मुश्किलें बढ़ा देता है ना, जब आपके कोई नेता खड़े होकर बांग्लादेशीज को टर्माइट्स बोलते हैं, जब आपके यहाँ मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स होते हैं, आप यहाँ मुस्लिम सिटीजन्स को कहते हैं गो टू पाकिस्तान, तो उसका एक ब्लोबैक होता है। क्या यहाँ पर भी इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए? तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि बांग्लादेश में जो कॉमन वर्ड है हिंदुओं के लिए वो बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है, और वो हमेशा यूज़ होता रहा है। हमारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो वहाँ रहते नहीं हैं। मैंने सुना है उस तरह का, आपके पीठ पीछे आपको क्या वो बुलाते हैं, वो शब्द पता है क्या है आपको? वो है मालाउन। उसका मतलब देख लीजिएगा क्या होता है। तो ये जो है, अब हमारे यहाँ किसी ने कुछ कह दिया तो बवाल मच गया, और वो तो वहाँ हमेशा डेली यूज होता है। तो आगे तो मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं एक लास्ट पॉइंट बोलूँ फिर आप बोलो। बांग्लादेशी या पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि हम इंडिया सेकुलर है, इंडिया में सेकुलरिज्म के लिए लोग मतलब राजी हैं और लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं इंडिया सेकुलर हो पर हम तो इस्लामिक रहेंगे। ये उनकी मानसिकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में मुसलमान ज़्यादा है, सो मुसलमानों को सेकुलरिज्म के अंडर में प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा। वो नहीं चाहते कि इंडिया हिंदू राष्ट्र बने, पर हम इस्लामिक राष्ट्र बनेंगे, और हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लाम हमने डाल दिया है। अब इस्लाम स्टेट रिलीजन है। बांग्लादेश में भी तो इस्लामिक जो इस्लाम है वो स्टेट रिलीजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब कैसे हुआ, किसने डाला, खैर वो लंबी हिस्ट्री है। तो ये है वो जो मुझे लगता है, जो मैं जब एनालाइज करता हूँ, ये इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आती हैं कि ये बड़ा अजीब सा सिचुएशन है कि नहीं सेकुलरिज्म, इंडिया मस्ट रिमेन सेकुलर, पर हम इस्लामिक हो सकते हैं। तो इसकी क्या रैशनल है? सर, तो ऐसे में आखिरी सवाल, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से भारत के उच्चायोग और हमारे असिस्टेंट हाई कमीशंस को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई गई, जो नॉन इसेंशियल डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं, परिवार वाले हैं, उनको वापस वॉलंटरीली जो लोग आना चाहते थे वो आए हैं। इंडिया कल्चरल सेंटर को टारगेट किया गया, जला दिया गया, उसमें आगजनी की गई। लेकिन हमारे जो भारतीय उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, वो अभी शामिल हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की। तो आगे एक इतना इम्पोर्टेंट नेबर जो रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट नेबर है, ये रिश्तों की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी सर? कितना चैलेंजिंग रहेगा ये जो एक तरीके से विश्वास का पुल टूटा है, उसको दोबारा से पाटना, उसको स्थापना करना? देखिए, एक तरफा तो नहीं हो सकता। हमने तो हाथ बढ़ा दिया है। हम तो चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन हो, बैक टू नॉर्मल चले जाएं, जैसे लोग आना जाना कर रहे हैं, जो भी है। पर वो अब सारा जो बॉल जो हम कहते हैं ना कि उनके कोर्ट में है। आप अपने को अब देखिए, आप अपने देश को पहले संभालिए, सिक्योरिटी दीजिए लोगों को, तभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। हमारे हाई कमीशन से लोग क्यों चले आए? क्योंकि वो सिक्योरिटी हट गई वहाँ से। जो पुलिस वाले 2-4 बाहर रहते थे वो सब भाग गए। क्यों भागे? इसके जिम्मेवार कौन है? ये सवाल तो है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हमारे जो लोग हैं उनको हम वापस ले आए जब तक माहौल ठीक नहीं होता, और कुछ लोग वहाँ रह के काम चालू रखेंगे। और हमारा जो कल्चरल सेंटर है वो भी इंदिरा गांधी के नाम से, वो क्यों जलाया आपने? किसने जलाया? क्या आप उनको पकड़ के फांसी देंगे? फांसी तो नहीं, खैर उनको पकड़ेंगे और उनको सज़ा देंगे, ये सवाल भी उठता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, इतना जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन है। पर हम तो चाहते हैं जितनी जल्दी हो जाए। वहाँ पे जो सरकार बन गई है, अब सरकार संभाले, बागडोर संभाले और उसको शांतिपूर्ण, मतलब शांति वगैरह इस्टेब्लिश करें, और तब फिर बैक टू नॉर्मलसी होगा। अब वो किस तरह का रवैया होगा मुझे तो लगता नहीं। देखिए, दोनों देश इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। हाँ, बांग्लादेश नेबर है, इतना ट्रेड है हमारा, इतने लोग आना जाना करते हैं, इतने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो चीज़ है वो तो एक बंधन है ना, उसको तो हम ओवरनाइट तोड़ नहीं सकते, और हम चाहते भी नहीं। हम तो नहीं चाहते तोड़ना, वो भी नहीं चाहते होंगे,
पर उनका क्या रवैया रहेगा, वो किस तरह से, कुछ तो स्टेटमेंट्स निकल रही हैं, लगता है थोड़ा बहुत वो कुछ ऐसे इश्यूज हैं उस पर वो नाराज़, जो अभी जो फॉरेन एडवाइज़र जो बने हैं उनको मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ, उनके साथ मैं काम किया है मैंने, पर उनकी कुछ जो टिप्पणियाँ कुछ है, लगता है कि वो तीस्ता पे वो मतलब हल्ला ज़्यादा करेंगे या किसी और चीज़ पे, बॉर्डर किलिंग्स पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनकी तरफ से बहुत हल्ला होता है कि बॉर्डर में किलिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या बीएसएफ वहाँ बैठ के क्या उनके साथ क्या करेंगे? जो ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, तो बीएसएफ का तो ऑर्डर है, उनको रोकेंगे। अब ज़रूरत पड़े तो गोली भी चलानी पड़ेगी। तो किलिंग ना, तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं देखते हो कि ये लोग वो काम ना करें वहाँ पे? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेंगे। ये बड़ा अजीब सा माहौल है। ठीक है सर। और शेख हसीना अगर लंबे वक्त तक भारत में बनी रहती है, क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ इतना गुस्सा उबाल में है बांग्लादेश में, और लोग उनसे एक्स्ट्राडिशन की भी मांग कर रहे हैं उनकी, एक्स्ट्राडिशन का कोई बेसिस ही नहीं है अभी। अगर वो लॉन्ग टर्म असाइलम लेती है इंडिया में, क्या वो भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट में ज्यादा फिर हो सकता है? कुछ लोग तो बोलेंगे कि वो इंडिया में क्यों गई, इंडिया अभी भी उसको सपोर्ट कर रही है, इस तरह की बातें कुछ लोग करेंगे, वो तो करेंगे ही। बीएनपी, जमात, ये सब जो समझते हैं कि उनके हाथों दे हैव सफर्ड। जमात को तो बैन ही कर दिया था, अभी भी बैन ही है भैया, बैन लिफ्ट हो गया है। जमात इस्लामी एज अ पॉलिटिकल पार्टी को भी बैन हो गई, वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उनका एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो वो सब ब्लेम करते हैं हसीना को कि ये तो आप ही ने कराया है। बीएनपी भी ब्लेम करती है क्योंकि उनके लोगों के कई लोग जो जेल वेल में चले गए या उनको पकड़ लिया, कई इस तरह के बड़े बड़े उनके खिलाफ जो लगाते हैं एलिगेशन, कुछ सच भी होंगे ज़रूर, तभी तो इतना आक्रोश ग्रो किया है। अब स्टूडेंट्स जो अब कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिला है कुछ फॉरेन क्वार्टर्स से भी, उनको एक जो नई जो ग्रुप्स खड़ी की हैं वो पूरी मदद मिली है उनको बाहर की शक्तियों से। तो ये सब बातें हो रही हैं अभी, तो माहौल काफ़ी क्या बोलते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स है और सच निकलने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अब इस स्थिति को जो है संभालने भी अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी इतनी जानें जा चुकी हैं, इतनी हिंसा फैल चुकी है, अब और जाने ना जाएं, और ख़ास करके जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, उनको और टारगेट ना किया जाए, और किसी तरीके से सेना और पुलिस कमांड ले ताकि वहाँ कानून व्यवस्था को संभाला जा सके। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब।